यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। नमस्ते दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कैसे हर साल सैकड़ों लोग भगदड़ में अपनी जान गंवा देते हैं। जी हाँ, भारत जैसे विशाल एवं विविध देश में लोगों का धार्मिक आयोजनों, त्योहारों, चुनावी रैलियों जैसे बड़े कार्यक्रमों में इकट्ठा होना स्वाभाविक है। जब ऐसे बड़े आयोजनों में भीड़ इकट्ठी होती है तो उसका उत्साह खतरनाक हो जाता है, खतरनाक रूप ले लेता है। एवं सेलिब्रिटी के साथ फोटो खिंचवाना हो या मंदिर में पहले दर्शन करना हो, ऐसी एक्टिविटीज में लोग आगे रहते हैं तो एक दूसरे को धक्का देने लगते हैं और प्रबंधन या नियंत्रण की छोटी सी चूक, लोगों की थोड़ी सी लापरवाही या एक झूठी अफवाह के कारण ये जो भीड़ है इसमें भीषण भगदड़ की संभावना बन जाती है। इस एक आंकड़े के अनुसार 2001 से 2022 तक 3000 लोगों से ज्यादा लोगों की जानें भगदड़ की वजह से गई। हम भगदड़ की इतिहास में बात करते हैं तो आप इस लिस्ट में देख सकते हो कि कैसे इतिहास में जो है ये बड़ी बड़ी भगदड़ से रिलेटेड बड़ी घटनाएं सामने आई हैं। जैसे यदि हम 1994 में आज़ादी के बाद से ही हम बात करते हैं तो 1994 में फर्स्ट टाइम भगदड़ हुई थी, वो भी प्रयागराज के कुंभ मेले में, जहाँ पे लगभग 800 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी या उससे ज़्यादा भी लोग हो सकते हैं। उसके अलावा 1994 में नागपुर में भी भगदड़ की घटना हुई थी जिसमें 114 लोग मारे गए थे। 2005 में मानधार देवी मंदिर महाराष्ट्र में 265 लोगों की मौतें हुई। 2008 में चामुंडा देवी मंदिर जोधपुर में 224 लोगों की मौत हुई। 1981 में असम रेलवे ब्रिज में 212 लोगों की मौत हुई। 2013 में मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर में 115 लोगों की मौत हुई। 2024 में हाथरस में उत्तर प्रदेश में 121 लोगों की आयोजन में मौत हुई। एंड 2025 में नई दिल्ली के रेलवे स्टेशन पर भगदड़ हुई जिसमें 18 लोगों की मौत हुई। 2025 में प्रयागराज कुंभ मेला में भगदड़ हुई जिसमें 60 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई। 2025 में थलपति विजय की एक रैली हुई थी जिसमें भगदड़ हुई, उसमें भी 36 मौतों का आंकड़ा सामने आया है। ये सारा के सारा आंकड़ा जो है एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट के थ्रू है, गवर्नमेंट के थ्रू ये रिलीज किया गया है। तो ये आंकड़ा इतना है, हो सकता है कि मौतें इनसे ज़्यादा हुई हों, लेकिन हमको सिर्फ डेटा कम दिखाया गया है ताकि लोगों का जो है आक्रोश कम रहे, ज़्यादा आक्रोश ना आए लोगों को। तो हो सकता है कि मौतें ज़्यादा रही हुई हों। यहाँ पे लाशें पड़ी हुई थी, कोई पूछने वाला नहीं था। मलबे में से लाशें निकल रही थी। कम से कम 7-8 ट्रैक्टर गए। सभी श्रद्धालु सुन लें, यहाँ लेटे रहने से कोई फायदा नहीं है। जो सोवत है सो खोवत है। उठिए। जब हम मुख्य कारण की बात करते हैं भगदड़ का मुख्य कारण क्या हो सकता है, इसमें हम पॉइंट वाइज डिवाइड करते हैं। भगदड़ का एक फर्स्ट और जो है मेन कारण हो सकता है, भगदड़ का एक मेन कारण हो सकता है कि भीड़ प्रबंधन में कमी, आयोजकों और प्रशासन द्वारा भीड़ का सही अनुमान ना लगाना। कि कोई एक चुनावी रैली कर रहे हैं तो उन लोगों को प्रॉपर नॉलेज ना होना कि कितनी भीड़ आ सकती है और निकासी मार्ग को पर्याप्त मात्रा में ना बनाना। दूसरा रीजन हो सकता है अफवाह और घबराहट। अफवाह, भीड़ में अक्सर कुछ ना कुछ अफवाह होती रहती है। जैसे यह हाल ही में प्रयागराज में जो भगदड़ हुई थी उसका मेन रीजन ये था कि उनको जो स्नान का जो टाइम था उसको रिगार्डिंग लोगों को एक अफवाह फैला दी गई थी कि आपको इस पर्टिकुलर टाइम में स्नान करना है। या जो दिल्ली में एक अफवाह थी कि दिल्ली में है रेलगाड़ी जो आनी थी प्लेटफॉर्म नंबर किसी और पर, बट उसका अनाउंसमेंट किसी और पर होने लगा तो लोगों की जो भीड़ थी वो उस प्लेटफॉर्म पर भागने के लिए दौड़ने लगे, तो उन्होंने एक दूसरे के ऊपर जाकर एक दूसरे को रौंद दिया। तो इस टाइप की अफवाह जो है वो भगदड़ का कारण बन सकती है। तीसरा हो सकता है निकासी मार्ग का अवरोध। निकासी मार्ग में एक ही गेट से लोगों का आना और जाना होना, इससे भी भगदड़ हो सकती है कि दोनों एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं।
धार्मिक भावनाओं की तीव्रता, भावनात्मक भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल रहता है। जो जिसकी भावनाओं से रिलेटेड जो भीड़ रहती है, भावनात्मक भीड़ को नियंत्रण करना मुश्किल रहता है। प्रशासनिक लापरवाही, पुलिस या अधिकारी मौके पर मौजूद ना होना। प्रशासनिक लापरवाही हो सकती है, पुलिस या बचाव अधिकारी मौके पर मौजूद ना होना। एंड आपातकालीन सुविधाओं की कमी, आपातकालीन सुविधाओं की कमी भी एक भगदड़ में दुर्घटनाओं का मेन रीजन हो सकती है। एम्बुलेंस, फर्स्ट एड बॉक्स एंड मेडिकल सहायता का टाइम पर उपस्थित ना होना। सरकार के उठाए गए कदम, तो सरकार के बहुत सारे कदम उठाए गए हैं इन भगदड़ को रोकने के लिए। सरकार ने कई नीतियां, कदम उठाए हैं, पर अभी भी उनका प्रभाव कम है, अभी भी उनका प्रभाव सीमित है। उठाए गए कदम तो फर्स्ट है एनडीएमए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधक प्राधिकरण। एनडीएमए ने एक गाइडलाइन जारी किया है, उसमें उन्होंने बताया कि क्राउड को मैनेज कैसे करना है कोई इवेंट पर। राज्य सरकारों ने कुछ घटनाओं के बाद जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की। जैसे हाथरस में 2024 में 6 अधिकारी को निलंबित किया। अब हो सकता है ये अधिकारी एक निम्न स्तर के हों, लेकिन पब्लिक के आक्रोश को दबाने के लिए इन अधिकारियों को निलंबित कर दिया हो। एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स तैयार किए जा रहे हैं। जैसे कर्नाटक और उत्तराखंड में ये लागू हो गए हैं। ड्रोन और सीसीटीवी की निगरानी जैसा तकनीक कई धार्मिक आयोजनों में लागू कर दी गई है। अभी भी चुनौतियां ये आ रही हैं कि गाइडलाइन का वास्तविक पालन करना। जो भी गाइडलाइन जारी किया है, चाहे वो एनडीएमए ने किया हो या किसी और गवर्नमेंट संस्था द्वारा या जो आयोजक थे उनके द्वारा एक गाइडलाइंस का निर्देश देना, तो गाइडलाइंस का वास्तविक में पालन कमजोर है। जवाबदेही और निगरानी तंत्र मजबूत नहीं है। पुलिस और स्वयंसेवक का प्रशिक्षण और मॉक ड्रिल की कमी है, क्योंकि कभी भगदड़ होती है तो पुलिस को भी नहीं पता कि अब नेक्स्ट मूव क्या लें, तो उन लोगों को मॉक ड्रिल होना चाहिए इसके रिगार्डिंग। साथ ही साथ गवर्नमेंट क्या है कि ऐसी जब कोई घटना सामने निकल कर आती है तो वहाँ पर कुछ अधिकारियों को निलंबित कर देती है ताकि पब्लिक का आक्रोश दबा रहे। बाकी कुछ टाइम बाद वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन ये जो घटनाएं पर्टिकुलरली घट रही हैं, इसकी कोई जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता कि ये जिम्मेदार कोई भी इस घटना की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? कोई भी पर्सन है, कोई भी ऑथराइज्ड पर्सन है, वो इस चीज़ की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? कोई भी पॉलिटिशियन इस चीज़ की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? कोई भी बड़ा नेता इस चीज़ की जिम्मेदारी क्यों नहीं लेता? निलंबित आप उन अधिकारियों को करते हो जो एक निम्न लेवल पर रहते हैं और कुछ टाइम बाद वो लोग ज्वाइन कर लेते हैं। लेकिन किसी एक नागरिक ने अपनी जान को गंवा दिया, उसके परिवार में मातम का माहौल है और आप उसकी जान का सौदा सिर्फ निलंबन से करते हो। सोचिए कि आप किसी भगदड़ में फंस गए हो। सबसे पहले मैं आप सभी से एक आग्रह करना चाहूँगा और सलाह देना चाहूँगा कि ऐसी भीड़ में जाने को आप अवॉइड करें, चाहे वो किसी पॉपुलर पॉलिटिशियंस की रैली हो या चाहे वो कोई सेलिब्रिटी का रोड शो हो या फिर हो सकता है कि कोई वो मेला हो। तो आप भीड़ में जाने को अवॉइड करिए। आप किसी मंदिर में जाते हो तो भीड़ के टाइम पे जाने को अवॉइड करिए। आप बोलोगे कि सर वो हमारी आस्था से जुड़ा है, तो आप 365 डे आप भगवान को याद करोगे, बहुत बढ़िया रहेगा। आप सिर्फ ना कि एक पर्टिकुलर इवेंट में उनको याद करो। तो आप ऐसे टाइम पर वहाँ जाओ दर्शन करने जब भीड़ कम हो, ताकि आप इस टाइप की घटनाओं से बच सको। यदि आप फिर भी इन चीज़ों में फंस गए हो तो सबसे पहले जो आपकी फर्स्ट है प्राइमरी की, पहले से ऐसी घटनाओं के लिए तैयार होना। जो निकास मार्ग रहते हैं उनको याद रखना कि कहाँ से निकलना है। एंड भारी सामान को ना रखें। जब भी आप भीड़ में जाते हो तो भारी सामान ना रखें। बच्चे बुजुर्गों को साथ में रखें और तय जगह पर मिलन बिंदु बनाएं। भीड़ में रहते समय जब आप भीड़ में हो तो शांत रहें। बहाव में धीरे धीरे किनारे बढ़ें। बहाव में आप धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ें। छाती की रक्षा करें। सांस लेने की जगह बनाए रखें। गिरने ना दें। पैर और कंधों को एक समांतर डिस्टेंस में रखें और घुटने थोड़े झुकाए रखें। यदि आप गिर गए हो तो फेटल पोजीशंस में जाएं, गोल होकर लेट जाएं और सिर सीने की रक्षा करें। सांस लेने का रास्ता खुला रखें। जब दबाव कम हो तभी उठें। उसके बाद जब आप मिल गए हो तो आप मेडिकल जांच तुरंत कराएं। इसके रिगार्डिंग निष्कर्ष, भगदड़ किसी प्राकृतिक आपदा की तरह नहीं है, बल्कि मानव निर्मित त्रासदी है। थोड़ी योजना, अनुशासन और जागरूकता से हजारों लोगों की जान बच सकती है। सरकार की भूमिका नीतिगत
और प्रबंधन की है। नागरिक की भूमिका है सावधानी और संयम की। याद रखें, भीड़ में भागना नहीं है, सुनियोजित रहना ही सुरक्षा है। धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। एंड साथ ही साथ अब नेक्स्ट जिस भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहे वो टॉपिक का नाम आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो।